हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देखो, ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। याद रखिएगा, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट shall not make any law which violates, abridges or contravenes any provision of the part 3 of the constitution, any provision of the fundamental rights of the constitution। ये जो fundamental rights है ये हम इंडिविजुअल्स को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फंडामेंटल राइट्स को गारंटी कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर दी गारंटीड राइट्स, दीज आर दी राइट्स दैट हैज़ बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फंडामेंटल राइट्स हम इंडिविजुअल्स को तो दे रहा है, बट हु इज़ द गारंटर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, अगर कोई मेरा फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश किया, उस केस में मैं किसके पास जाऊंगी? ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी तो कर रहा है, बट हु इज़ द गारंटर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स? Who will take the responsibility of protecting and defending my fundamental rights? That is Supreme Court and High Court। आर्टिकल 21 देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। अब आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 कहता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आप किसी के पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते हो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे घर कोई पुलिस आई और मुझे अरेस्ट करके ले गई और जेल में बंद कर दिया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एफआईआर फाइल नहीं किया गया था, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा था। बिना कोई रीज़न के, बिना फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, जेल में बंद कर लिया। मतलब मेरे पर्सनल लिबर्टी को छीना गया, मुझे इलीगली अनलॉफुली डिटेन किया गया बाय द पुलिस। मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं किया गया। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकती हूँ। कैसे? Under Article 32, I can file a writ petition in the Supreme Court if any of my fundamental rights are violated। मैं एक writ petition फाइल कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन ऑल्सो फाइल अ writ petition बिफोर द हाई कोर्ट। तो मैं हाई कोर्ट में भी एक writ petition फाइल कर सकती हूँ अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। ठीक है, मान लो मैंने ये writ petition फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ माई फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। अब मैंने ये रिट पिटिशन फाइल किया मान लो सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होगा? मुझे और पुलिस को, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, हम दोनों को प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा पुलिस से ऑन व्हाट बेसिस यू हैव अरेस्टेड दिस पर्सन, ऑन द व्हाट बेसिस दे हैव अरेस्टेड मी। इफ दे फेल टू एक्सप्लेन द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे अरेस्टेड मी, अगर वो नहीं प्रूव कर पाए कि अगर उन्होंने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं किया और मुझे अरेस्ट किया, बिना कोई रीज़न के मुझे अरेस्ट किया, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ रिट। वो रिट में सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर इशू करेगा, रिट एक ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर इशू करेगा कि ये पर्सन को, मतलब मुझे जेल से तुरंत रिलीज़ किया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट विल गारंटी माय फंडामेंटल राइट्स बैक टू मी। सो कोशिश कर रहा है। अब स्टेट क्या होता है? आर्टिकल 13 तो कह रहा है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल राइट। स्टेट कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जिसके वजह से मेरा फंडामेंटल राइट छीना जाए। तो अब स्टेट क्या है? स्टेट को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट क्या है? देखो, स्टेट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। तो स्टेट क्या है? स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दी स्टेट्स। So who is the government of India? Who is the government at the level of the union? Prime Minister, Union Council of Ministers, President.
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब लोकसभा राज्यसभा। गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Who is the legislative body at the level of the state? Legislative assembly, legislative council, any other local authority, that means municipality or panchayat within India or outside India but within the control of the government of India. इनको डिफाइन किया गया है एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पार्लियामेंट एक स्टेट है? क्या लोकसभा राज्यसभा स्टेट है? हाँ है। क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट है? क्या चीफ मिनिस्टर स्टेट है? क्या सीबीआई स्टेट है? क्या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट है? हाँ है। क्या मैं एक स्टेट हूँ? नहीं, मैं एक स्टेट नहीं हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वॉयलेट एब्रेजेस और कॉन्ट्रवीन्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि स्टेट, मान लो पार्लियामेंट एक स्टेट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट कल को तुम कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स को ही छीन ले। अगर तुमने ऐसा किया देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड, टू स्ट्रक डाउन दैट लॉ। तो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। क्या कह रहा है आर्टिकल 13? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट क्या, आपको पता चल गया? स्टेट तुम कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी एग्जीक्यूटिव तुम कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा रेगुलेशन पास नहीं कर सकते। पार्लियामेंट तुम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते। एग्जीक्यूटिव तुम कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते हो विच विल टेक अवे, विच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ द पावर अंडर आर्टिकल 13 टू डिक्लेयर दैट लॉ, टू डिक्लेयर दैट ऑर्डर, टू declare that regulation, to declare that ordinance as null and void. Supreme Court and High Court has the power to declare that law as ultra vires. Supreme Court and High Court has the power to struck down that law. इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू पावर, जो कि दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। तो अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो, 3 ऑर्गन्स है स्टेट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना। Who is the legislative at the level of the union? Parliament, लोकसभा, राज्यसभा। At the level of the state legislative assembly, इनका काम है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव कौन है एट द लेवल ऑफ द यूनियन? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। इनका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका काम है लॉज को इंटरप्रेट करना। मतलब कि हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है। देयर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ पावर, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। भाई पार्लियामेंट तुमको पावर दी गई है लॉज बनाने की, एग्जीक्यूटिव तुमको दी गई है लॉज इंप्लीमेंट करने की, जुडिशरी तुमको पावर दी गई है लॉज को इंटरप्रेट करने की। सो इन इंडिया देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज डिविजन ऑफ पावर, बट इन इंडिया देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब कि यूएसए में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव तुम्हारा काम है लॉज इंप्लीमेंट करना, तुम सिर्फ लॉज को इंप्लीमेंट करोगे। भाई जुडिशरी तुम्हारा काम है लॉज को इंटरप्रेट करना, तुम सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करोगे। यू विल ओनली इंटरप्रेट लॉज। तुम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फील्ड में उनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश नहीं करोगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में थोड़ा थोड़ा अलाउड है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में घुस जाए, या जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के डोमेन में घुस जाए, ये थोड़ा अलाउड है। तो जब जुडिशरी, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग अपना फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के डोमेन में घुसने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का जड़ है वो है PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब एनी कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन फाइल अ PIL ईदर इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब कि मान लो जमशेदपुर में एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आसपास के लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनको हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है। मैंने ये न्यूज़ पढ़ा न्यूज़पेपर में।
अब मैं जमशेदपुर में नहीं रहती हूँ, मुझे वो जगह से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वहाँ के लोगों से कोई लेना देना है, ना ही वो फैक्ट्री से कोई लेना देना है। बट आई एज अ कंसर्न सिटीजन आई विल फाइल अ PIL ईदर इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये फैक्ट्री के वजह से, पोल्यूशन के वजह से ये लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो मुझे वो केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बट आई एज अ कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन फाइल अ PIL। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ PIL। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट केस, हाउ आर यू रिलेटेड टू दोज पर्सन्स हु आर लिविंग अराउंड द फैक्ट्री। मुझसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। आई एज अ कंसर्न सिटीजन इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन फाइल अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये PIL का ओरिजिन इंडिया में कैसे हुआ? सबसे पहले 1979 में एक लॉयर थी कपिला हिंगोरानी। तो कपिला हिंगोरानी एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ी थी। उन्होंने देखा कि बिहार में, उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बिहार जेल में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं जो सालों साल से जेल के अंदर बंद है। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? सपोज़ मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है, ठीक है, मुझे अभी तक कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, मुझे सज़ा नहीं सुनाई है, लेकिन मेरे खिलाफ केस चल रहा है तो मुझे इसलिए जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो बहुत सारे अंडर ट्रायल्स ऐसे थे बिहार जेल में इन 1979 जिनके खिलाफ केस चल रहा था और वो सालों साल से जेल में बंद है सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी केस चल रहा है। तो जैसे ही कपिला हिंगोरानी को पता चला कि ये लोग इतने साल से जेल में बंद है, सपोज कोई चोरी के केस में जेल में बंद था तो उसको 1 साल की सज़ा होने वाली थी, लेकिन 5 साल से वो जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके खिलाफ केस चल रहा है। तो ये तो गलत है। तो कपिला हिंगोरानी को जैसे पता चला, व्हाट शी डिड, शी फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। और जज थे जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती। तो उन्होंने क्या किया, दे ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ 40,000 अंडर ट्रायल्स फ्रॉम थ्रू आउट इंडिया। मतलब कि उन्होंने बोला ये अंडर ट्रायल्स को रिलीज़ किया जाए विदाउट आस्किंग कपिला हिंगोरानी व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंडाई। उन्होंने कपिला हिंगोरानी से ये नहीं पूछा भाई हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट केस, हाउ आर यू रिलेटेड टू दोज विक्टिम्स, ये सब उनसे नहीं पूछा गया। ठीक है। तो और एक केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट के पावर को लिमिट किया गया है। पार्लियामेंट, येस यू हैव द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते, तुम उसको अमेंड नहीं कर सकते। जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस आइडिया पे फाउंडिंग फादर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तुम उस आइडिया को, उस फाउंडेशन को, उस एसेंस को तुम टच नहीं कर सकते। कल को तुम ऐसा कोई लॉ पास नहीं कर सकते जिसके वजह से इंडिया रिपब्लिक ही ना रहे। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट विल बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो तुम कल को कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकते कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी अ मोनार्क। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट तुम कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकते जिसके वजह से तुम जुडिशियल रिव्यू पावर ही छीन लो कोर्ट से। तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब जिस आइडिया पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के पावर को, पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को भी लिमिट किया किसने? जुडिशरी ने। क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब बट कभी कभी हद से ज़्यादा इंटरफेयर करना भी सही नहीं होता है। कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल ओवररीच भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में, बहुत सारे केसेस में जुडिशियल ओवररीच भी देखा गया है। देखो, जुडिशियल रिव्यू का पावर तो आर्टिकल 13 द्वारा मिला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का जो पावर है ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मिला है अंडर आर्टिकल 142, क्योंकि आर्टिकल 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू द पीपल। तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर कर सकता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के टेरिटरी में, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो। लेकिन हद से ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो क्या होगा? तो जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो बैलेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा।
ठीक है। तो हद से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। तो हद से ज़्यादा अगर इंटरफेयर करने लगा तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। बहुत सारे एग्जांपल्स है जुडिशियल ओवररीच के, जब हद से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। जैसे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि फायर क्रैकर्स बर्न नहीं करना है दिवाली में, तो ये काम तो एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को ये ऑर्डर पास करना चाहिए। एक बार और एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि लिकर और अल्कोहल विल नॉट बी सोल्ड विद इन 500 मीटर अराउंड द नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के दायरे में 500 मीटर तक जो है अल्कोहल नहीं बेचा जाएगा, शराब नहीं बेचा जाएगा। ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया, ये कह के ये जस्टिफिकेशन दिया कि ड्रंक एंड ड्राइव जो केसेस है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उसके वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं बेचा जाएगा अल्कोहल विद इन 500 मीटर अलॉन्ग द नेशनल हाईवे। अब उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खो दिया। फिर जो रेटिंग्स थी होटल की, बार की, रेस्टोरेंट की, वो भी कम हो गई। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हद से ज़्यादा भी इंटरफेयर करती है बहुत बार। और जैसे कि जॉली LLB 2 जब एक मूवी आई थी तो उसमें एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मूवी है ये लीगल प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की और वो कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 सीन जो है वो मूवी से डिलीट कर दिए। पर ये काम भी तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये काम किसका है, बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का है, उनका काम है सेंसरशिप का। फिर ये काम भी सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है। तो हद से ज़्यादा इंटरफेयर करने में भी देयर विल बी डिस्टर्ब इन द बैलेंस ऑफ पावर विच शुड नॉट बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच के कुछ एग्जांपल्स देखे, जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ एग्जांपल्स देखे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन जुडिशियल ओवररीच जो है हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye-bye.